आज हम बात करते हैं कि आखिर कैटलॉगिंग इन सोर्स क्या होता है। कैटलॉगिंग इन सोर्स ये एक ऐसा फॉर्मेट होता है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब हम किसी भी केंद्रीय संगठन द्वारा यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जब किसी बुक का पब्लिकेशन किया जाता है तो उस बुक के पब्लिकेशन से पहले यानी कि उस बुक के पब्लिश होने से पहले ही उसकी कैटलॉगिंग कर ली जाती है। और ग्रंथ में ही मुख्य प्रविष्टि यानी कि जो जो किताब है उसकी जो मेन एंट्री होती है, मेन एंट्री कैसे होती है, हमेशा हमको पता है कि जब कभी भी हम कैटलॉग कार्ड बनाते हैं तो वर्सो ऑफ द टाइटल पेज, जो किताब का पीछे वाला जो मेन पेज के जो पीछे का पेज होता है उस पर जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है वो सारी उन्हीं इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं कैटलॉग कार्ड में इंक्लूड करते हैं। तो जो मेन पेज के पीछे का जो पन्ना होता है, जो पेज होता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्सो ऑफ द टाइटल पेज भी बोला जाता है। तो कैटलॉगिंग इन सोर्स का अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो कैटलॉगिंग इन सोर्स से तात्पर्य है यानी कि किसी भी किताब के पब्लिश होने से पहले ही उसका जब एक कैटलॉग बना लिया जाता है, तैयार कर लिया जाता है, तो उसको ही बोलते हैं कैटलॉगिंग इन सोर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैटलॉगिंग इन सोर्स क्या होता है। अब चलिए बात करते हैं कि प्री नटाल कैटलॉगिंग ये क्या होती है। प्री नटाल कैटलॉगिंग यानी कि जन्म पूर्व सूचीकरण केंद्रीयकरण का एक स्वरूप है जिसके अंतर्गत प्रकाशक द्वारा ग्रंथ विमोचन के पूर्व ही राष्ट्रीय केंद्रीय ग्रंथालय द्वारा प्रत्येक ग्रंथ का तकनीकी कार्य संपन्न किया जाता है। ये कार्य प्रकाशकों द्वारा भेजे गए प्रत्येक पुस्तक की फॉर्म प्रूफ से किया जाता है। अब यानी कि इसका सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें कि यानी कि ये जो है किसी भी किताब के, देखिए अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो कहने का मतलब ये है कि जन्म पूर्व प्रसूचीकरण केंद्रीकरण का एक स्वरूप है। यानी कि जब किसी भी किताब को का मतलब जब किसी भी किताब को मार्केट में जब लॉन्च किया जाता है तो उसके लॉन्च करने से पहले ही एक नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी द्वारा प्रत्येक ग्रंथ का एक तकनीकी कार्य संपन्न किया जाता है। तकनीकी कार्य यानी कि जितना भी टेक्निकल कार्य होता है यानी कि उसकी कैटलॉगिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, एसेट्रा एसेट्रा, तो एक्सेक्शनिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब क्या कहलाती हैं, हमारे टेक्निकल कार्य किए जाते हैं। तो ये सारे जो जितने भी टेक्निकल कार्य हैं वो सब पहले ही कर लिए जाते हैं। ये कार्य प्रकाशकों द्वारा यानी कि जो भी पब्लिशर्स होते हैं उनके द्वारा भेजे गए प्रत्येक पुस्तक की एक फॉर्म प्रूफ होता है, उसको उसको एक मतलब उसका एक फॉर्म प्रूफ तैयार कर लिया जाता है कि इसके बेसिस पे क्या किया जाएगा, किताबों को उनकी जो है कैटलॉगिंग की जाएगी। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को बोलते हैं प्री नटाल कैटलॉगिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग क्या होती है। यानी कि जब एक या एक से अधिक स्वतंत्र ग्रंथालय सूचीकरण के कार्य को मिलजुल कर संपादित करते हैं तथा समान रूप से उनका लाभ उठाते हैं, उसे सहकारी सूचीकरण कहते हैं। देखिए आपने सुना होगा यूनियन कैटलॉग। यूनियन कैटलॉग में क्या होता है कि इसमें एक से अधिक लाइब्रेरी के, एक से अधिक अलग अलग लाइब्रेरीज के जो है कैटलॉग एक ही में मर्ज कर दिए जाते हैं, है ना। तो जिससे ये पता चल जाता है जिसका जिसको जहाँ पे जब कभी रेफरेंस सर्विस में यूनियन कैटलॉग का एक खास करके यूज़ होता है और उसमें जब किसी अदर लाइब्रेरी में किसी को अगर ज़रूरत होती है यूज़र को, तो वो किसी अदर लाइब्रेरी के पास वो यूनियन कैटलॉग में पहले उसको चेक करता है और जिस लाइब्रेरी के पास वो बुक वो ग्रंथ अवेलेबल होता है तो वो उनसे फ़ोन करके या कैसे भी करके वो उनसे उस ग्रंथ को मंगवा लेते हैं और यूज़र को उसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाता है एक यूनियन कैटलॉग की बात। तो उसी प्रकार के ये इसमें भी बात हो रही है कि यहाँ पे कोऑपरेशन की बात हो रही है यानी कि आपस में सहयोग करके जो एक कैटलॉग बनता है उसको कहते हैं कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग। उस देश का नाम बताइए जहाँ वर्गीकरण के बर्नेट पद्धति की उत्पत्ति हुई। इसमें किस प्रकार की अनुक्रमणिका का उपयोग किया गया है। फ्रांस में वर्गीकरण की बर्नेट पद्धति की उत्पत्ति हुई। इसमें किसी भी अनुक्रमणिका का उपयोग नहीं किया गया है। उस आधुनिक सामान्य वर्गीकरण पद्धति का नाम बताइए जो FID द्वारा सन
1978 यानी कि 1978 में प्रकाशित किया गया था, पब्लिश किया गया था, तथा जिसे अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज के परिवर्तन के उद्देश्य से प्रयोग किया गया था। वो थी BSO यानी कि ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग नामक आधुनिक सामान्य वर्गीकरण पद्धति को 1978 में BSO के द्वारा FID द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसे इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज के परिवर्तन के उद्देश्य से इसको यूज़ किया गया था। यानी कि FID BSO को किसने पब्लिश किया था? BSO को 1978 में FID द्वारा पब्लिश किया गया था। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफ फ्रीमॉन्ट राइडर कब प्रकाशित हुआ और इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफ फ्रीमॉन्ट राइडर इसे 1961 में पब्लिश किया गया था। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फॉर द अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन द शेल्फ ऑफ जर्नल लाइब्रेरीज रखा गया। ग्रेट ब्रिटेन का वो कौन सा क्लासिफिकेशनिस्ट है जिसने समस्त विषयों के लिए एक स्थान यानी कि वन प्लेस प्रिंसिपल का समर्थन किया था तथा अपने सिद्धांत के परिपालन हेतु वर्गीकरण के 3 पद्धतियों की योजना बनाई? तो वो थे ग्रेट ब्रिटेन के JD ब्राउन ने समस्त विषयों के लिए यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबके लिए एक स्थान सिद्धांत का यूज किया था, का समर्थन किया था और अपने सिद्धांत के परिपालन हेतु वर्गीकरण के 3 पद्धतियों की योजना बनाई थी। यूनाइटेड स्टेट में उत्पन्न महत्वपूर्ण आधुनिक वर्गीकरण पद्धति का नाम बताइए जो स्मृति यानी कि निमोनिक के विचार को लागू नहीं करता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में उत्पन्न महत्वपूर्ण आधुनिक वर्गीकरण पद्धति थी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन जो कि निमोनिक के विचार को लागू नहीं करता है। हीगल क्लासिफिकेशन स्कीम में ज्ञान जगत को यानी कि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को किन किन मुख्य समूहों में विभक्त किया गया है? तो हीगल वर्गीकरण क्लासिफिकेशन स्कीम में ज्ञान जगत को यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को 3 मुख्य समूहों में 3 मुख्य ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है लॉजिक, दूसरा है नेचुरल साइंस और तीसरा है मेंटल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति किसके द्वारा निरूपित किया गया था तथा उस वर्गीकरण पद्धति का नाम बताइए जिसके आधार पर इसे बनाया गया। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति को JCM हैंसन द्वारा तथा चार्ल्स मार्टल के निर्देशन में विभिन्न वैज्ञानिकों के समूह द्वारा बनाया गया था। इसे डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन तथा चार्ल्स कटर के विस्तारशील वर्गीकरण पद्धति के आधार पर बनाया गया। बेकोनियन वर्गीकरण 1605 क्लासिफिकेशन के कलित्व समूह यानी कि पॉसिव ग्रुप में किन प्रभावी विषयों को सम्मिलित किया गया था? यानी कि जो बेकन क्लासिफिकेशन था जो कि 1605 में बनाया गया था, इसमें कौन कौन से ग्रुप्स थे? इसमें फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, इनको जो है मुख्य रूप से यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इसमें इनका था। फिर नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बाय डेकोटॉमी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो डेकोटॉमी द्वारा वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन को बाइनरी क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पूछ लिया जाए कि क्लासिफिकेशन बाय डायकोटॉमी इसको किसी दूसरे अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बाइनरी क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। उस वर्गीकरण पद्धति तथा उसके प्रतिपादनकर्ता का नाम बताइए जिसने सामान्य उपविभाजनों को प्रथमतः विभाजन के सामान्य सारणी में पृथक प्रयोग किया गया था। विस्तारशील वर्गीकरण पद्धति यानी कि एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम में सामान्य उपविभाजनों को सबसे पहले विभाजन के सामान्य सारणी में अलग करने का कार्य किया गया था, वो था CA कटर। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया था? तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम का निर्माण 1894 में JD ब्राउन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन पद्धति का प्रथम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एडिशन कब प्रकाशित हुआ था तथा तृतीय संस्करण किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो
जो विषय यानी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम का इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एडिशन 1906, 1914 तथा 1939 में पब्लिश किया गया था। और इसका जो थर्ड एडिशन था उसके जो एडिटर थे वो जेडी ब्राउन थे। जेडी ब्राउन के भतीजे जेडी स्टीवर्ट थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको इनमें जो जो इस वीडियो में जो क्वेश्चंस है जो मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जेडी ब्राउन ने सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन पद्धति में मुख्य वर्गों का व्यवस्थापन यानी कि उसका जो अरेंजमेंट है किन 4 मुख्य विभाजनों के अंतर्गत किया है। तो वो है मैटर यानी कि फोर्स, लाइफ, मस्तिष्क यानी कि माइंड और अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड्स के अंतर्गत किया है। जे.एफ. ब्राउन द्वारा निर्मित सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम में सामान्य उपविभाजनों के लिए कौन सी सारणी का प्रावधान किया गया है। जे.एफ. ब्राउन द्वारा निर्मित विषय सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन पद्धति में सामान्य उपविभाजनों के लिए कैटेगोरियल टेबल का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। मैनुअल मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक 1898 में जेडी ब्राउन द्वारा लिखी गई थी। उस वर्गीकरण पद्धति और उसके प्रतिपादनकर्ता का नाम बताइए जिसने मूल वर्गांक सारणी यानी कि कैटेगरियल टेबल बनाई थी यानी कि प्रदान की गई थी। तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम में मूल वर्गांक सारणी प्रदान की गई है। इसके प्रतिपादनकर्ता जेडी ब्राउन जी थे। इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम के दो प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं। इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम के दो जो एग्जाम्पल हैं वो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम और राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम। देखिए अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम कौन सी है। तो याद रखिएगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम और राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम, ये दो ऐसी क्लासिफिकेशन स्कीम है जो कि एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम कहलाई जाती हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन पद्धति सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई तथा इसके प्रमुख वर्गों के बारे में बताइए। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पद्धति जो है वो सबसे पहले 1904 में पब्लिश हुई थी तथा इसके जो प्रमुख वर्ग थे यानी कि क्लास थे उसकी जो रूपरेखा उसका जो फॉर्मेट था वो C.A. कटर ने अपने एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम के आधार पर बनाया गया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पद्धति में किस स्मृति सहायक का प्रावधान नहीं है। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति में अनुसूची तथा मौलिक स्मृति यानी कि शेड्यूल एंड सेमिनल निमोनिक्स का प्रावधान नहीं है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति में कितने मुख्य वर्ग प्रदान किए गए हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पद्धति में 21 मुख्य वर्ग प्रदान किए गए हैं। वो कौन सी संस्था है जिसने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति के लिए सामान्य अनुक्रमणिकाओं को निर्गत किया है। तो वो है यूएस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूट तथा कनाडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम के लिए सामान्य अनुक्रमणिकाओं को निर्गत किया गया है। वर्गीकरण के उस पद्धति का नाम बताइए जिसमें फ्लोटिंग टेबल पाई जाती है। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन पद्धति में असंबद्ध सारणी पाई जाती है। फेसेट क्लासिफिकेशन स्कीम का वैकल्पिक नाम क्या है। फेसेट क्लासिफिकेशन स्कीम का वैकल्पिक नाम एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन स्कीम है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने वर्गीकरण कार्य के लिए किन 3 स्तरों की व्याख्या की है। कौन से 3 लेवल हैं। तो वो 3 लेवल हैं आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन तथा नोटेशनल प्लेन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जिनके बारे में जनरली जो है नहीं पता होता है और एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एनोनिमस बुक्स क्या होती हैं। एनोनिमस बुक्स यानी कि वो बुक्स होती हैं क्या होता है जनरली कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिन पर ऑथर्स के नाम जो है प्रिंट नहीं होते हैं या उस ऑथर के बारे में नहीं पता होता है। तो जो ऐसे ग्रंथ होते हैं, जो ऐसी बुक्स होती हैं जिन पर ऑथर का नाम नहीं दिया गया होता है, उन्हीं प्रकार के जो बुक्स होती हैं, उन प्रकार के जो ग्रंथ होते हैं, उनको बोलते हैं एनोनिमस बुक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिर वर्सो ऑफ द टाइटल पेज क्या होता है, इस पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस दी गई होती हैं। तो किसी भी किताब के मेन पेज के पीछे जो मेन पेज के पीछे वाला जो पेज होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्सो ऑफ द टाइटल पेज। अब उस टाइटल पेज के ऊपर उस वो जो वर्सो ऑफ द टाइटल पेज होता है उस पेज के ऊपर कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस होती हैं, उस पर कॉपीराइट ईयर के बारे में, एडिशन के बारे में, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में, रीप्रिंट के बारे में, क्लासिफिकेशन, एडिटर एडिटर द्वारा जो भी कॉल नंबर प्रोवाइड किया जाता है, एक्सेशन नंबर, प्रिंटर का नाम, एडिटर का नाम, एक्सेट्रा ना एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशंस क्या होती हैं वर्सो ऑफ द टाइटल पेज के ऊपर प्रिंट होती हैं, दी गई होती हैं, जिनके बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, कैटलॉग कार्ड को तैयार करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैप्टन टाइटल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्टन टाइटल और चैप्टर टाइटल किसे कहते हैं। तो कैप्टन टाइटल और चैप्टर टाइटल यानी कि जो एक रनिंग टाइटल होता है, हम अक्सर देखते हैं कि किताब में जो अलग अलग चैप्टर होते हैं और जब तक वो चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक उसके हर एक पेज पे क्या होता है, एक रनिंग टाइटल चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके ऊपर, इस किताब के ऊपर लिखा हुआ है पुस्तकालय सूचीकरण। तो ये क्या है, ये इसका रनिंग टाइटल है। तो जब तक कि ये टाइटल यानी कि ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक उस पेज के ऊपर, हर एक पेज पर उस टाइटल का नाम लिखा होगा, तो उसको ही बोलते हैं कैप्टन टाइटल या फिर चैप्टर टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज हाफ टाइटल। हाफ टाइटल किसे कहते हैं। अब हाफ हाफ टाइटल वो टाइटल पेज होता है, यानी कि जो मेन टाइटल पेज के पीछे, सॉरी, मेन टाइटल के पहले मेन टाइटल पेज के पहले जो एक पेज लगा होता है जिस पर जनरली क्या लिखा होता है, या तो ऑथर का नाम लिखा होता है या फिर जो पब्लिकेशन से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ उसमें एक शॉर्ट में टाइटल या फिर सब टाइटल लिखा होता है, उसको क्या बोल उसको सब टाइटल लिखा होता है। मेन टाइटल के पूर्व जो एक पेज लगा होता है, आपने देखा होगा कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनमें जो है मेन जो पेज होता है, मेन टाइटल पेज होता है, उसी से ही बुक्स स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन कोई कोई किताबें ऐसी होती हैं जिनमें मेन टाइटल के पहले भी एक पेज लगा होता है, जिसमें क्या होता है, जनरली ऑथर का नाम, पब्लिशर के बारे में थोड़ा बहुत लिखा होता है, पब्लिकेशन के बारे में, और साथ ही साथ उसका एक जो किताब होते हैं उसका टाइटल लिखा होता है। तो इसको ही बोलते हैं हाफ टाइटल पेज। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये तीनों जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं। ये अक्सर एग्जाम्स में, खास करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में इनके बारे में पूछा जाता है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है, साथ ही साथ इनमें जो बताए गए क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, अपना फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दें। आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं के बारे में बताऊंगी। अब देखिए, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है जिसका नाम है कि बेस्टर्ड टाइटल क्या होता है। जनरली हम इसके बारे में नहीं पता होता है कि ये बेस्टर्ड टाइटल क्या होता है। अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो हम बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा हाफ टाइटल पेज, तो हाफ टाइटल पेज पर जो भी टाइटल लिखा होता है उसको ही बोलते हैं बेस्टर्ड टाइटल। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अल्टरनेटिव टाइटल। अब हम जान लेते हैं कि आखिर ये अल्टरनेटिव टाइटल्स क्या होते हैं। अल्टरनेटिव टाइटल्स जो होते हैं, जो मेन टाइटल का सेकेंडरी सोर्स होता है, जिस प्रकार से हमने रेफरेंस सर्विस में सोर्सेज के बारे में पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार से कैटलॉगिंग की फील्ड में भी अल्टरनेटिव टाइटल आता है। अल्टरनेटिव टाइटल वो टाइटल होते हैं जो मेन टाइटल के सेकेंडरी आते हैं, यानी कि जिसके उसके समान ही, यानी कि जो मेन टाइटल होता है वो उसके समान ही होते हैं, जिसमें अथवा लगा करके एक टाइटल लिखा होता है, उसके बाद में फिर जो है अथवा लगा करके अगर कोई टाइटल, दूसरा टाइटल दिया गया होता है, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। देखिए कि आखिर ये इसमें पूछा गया है कि टाइटल पेज के अग्रपृष्ठ यानी कि जो रेक्टो पेज क्या होता है, रेक्टो और वर्सो में क्या डिफरेंस है। तो हम समझते हैं कि आखिर टाइटल पेज के का जो रेक्टो है और वर्सो में क्या डिफरेंस होता है। तो रेक्टो, पहले तो हम समझते हैं कि आखिर ये रेक्टो होता क्या है, और उसके बाद में हम समझेंगे कि ये वर्सो क्या होता है।
तो टाइटल पेज की यानी कि जो मेन पेज होता है उसके पेज के आगे वाला जो पेज होता है, ठीक है, जिस पेज के दाहिने हाथ पर यानी कि राइट हैंड पेज पर क्या होता है उसका जो जनरली जो है एक पेज नंबर लिखा होता है, ठीक है। जबकि इसका जो वर्सो पेज होता है यानी कि पीछे, इसके पीछे जो होता है इसके बाएं हाथ पर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर जिस पर एक समपृष्ठ संख्या लिखी होती है उसको बोलते हैं वर्सो ऑफ द टाइटल पेज, वर्सो बोलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम और अच्छे से समझ लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो टाइटल पेज होता है उसके जो पहले वाले पेज पर, इसको मैं विथ एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ कि आखिर रेक्टो का जो ये बोल रहे हैं कि सामान्यतः विषम और सम संख्या। देखिए विषम और सम संख्या यानी कि ऑड और इवन नंबर हमने मैथ में पढ़े हैं ना, तो बस उसी के बारे में बात हो रही है। तो जो ऑड नंबर है और जो इवन नंबर है उनके बारे में दिया गया है। रेक्टो क्या है, ये एक विषम संख्या है। विषम संख्या यानी कि एक ऑड नंबर है। जैसे कि ये देखिए इसमें लिखा है, क्या नंबर लिखा हुआ है, 142। ठीक, अब ये हमारा क्या हो गया, रेक्टो हो गया। उसके बाद में अब हमने क्या लिखा, 144 नंबर, तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा रेक्टो हो गया। इसमें टोटली ऑड और इवन नंबर्स के बारे में ही बात होगी, ठीक है। जिस पर जो है सामान्यतः यानी कि जनरली जो है विषम संख्या दी गई होगी, हाँ, वो हमारे यानी कि ऑड नंबर दिए गए होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, रेक्टो कहलाएंगे। और जिन पर इवन नंबर दिए गए होंगे वो पेजेस हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे जो है वर्सो पेज कहलाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या अंतर होता है टाइटल पेज के रेक्टो और वर्सो में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्प्रेशन से आप क्या समझते हैं। आवृत्ति से अभिप्राय, आवृत्ति यानी कि इम्प्रेशन किसी भी ग्रंथ के विशिष्ट संस्करण के, यानी कि कोई कोई बुक ऐसी होती है, जर्नल्स वगैरह में खास करके होता है कि जब उसके जो है सीरीज आ रही होती है या उसके कई एडिशंस आ रहे होते हैं, बुक्स के क्या होते हैं एडिशंस वगैरह आते हैं, तो उनके बारे में अगर उनकी समस्त प्रतियों का एक क्या हो जाता है, प्रतियों का बिना किसी परिवर्तन के एक साथ अगर उनको रीप्रिंट कर दिया जाता है तो उसको ही बोलते हैं इम्प्रेशन। याद रखिएगा कि इम्प्रेशन क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी से अभिप्राय, इम्प्रेशंस, हाँ, इम्प्रेशन से तात्पर्य है कि किसी ग्रंथ के विशिष्ट संस्करण, कोई स्पेशल एडिशन है जिसकी जितनी भी समस्त प्रतियां, उसकी जितनी भी मल्टीपल कॉपीज हैं उनका बिना किसी परिवर्तन में, मतलब उनमें बिना कोई चेंजेस किए हुए उसको एक साथ रीप्रिंट कर देना ही क्या कहलाता है, इम्प्रेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्प्रिंट क्या होता है। देखिए इम्प्रेशन अलग है और इम्प्रिंट अलग होता है। प्रकाशन विवरण यानी कि जो भी प्रकाशन विवरण होता है, किसी भी ग्रंथ अथवा उसके खंड यानी कि उसके पार्ट के प्रकाशक का नाम, जो भी पब्लिशर का नाम है, पब्लिकेशन प्लेस है, पब्लिकेशन ईयर है, इन सब का जो एक रिकॉर्ड होता है उसको क्या कहते हैं हम, इम्प्रिंट कहते हैं, जो केवल प्रलेख के पहचान में हमें मदद करता है, हमारी हेल्प करता है, बल्कि उसकी उपलब्धता के स्थान को भी सूचित करता है। ये क्या कहलाता है, इम्प्रिंट। इम्प्रिंट जब भी हम कैटलॉग बनाते हैं, कैटलॉग कार्ड बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ट्रेसिंग जब कर रहे होते हैं तो हमको ट्रेसिंग करते समय इन सब इम्प्रिंट की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है ना। तो तभी तो हमको पता चलता है कि उसका ये जो बुक है वो कब पब्लिश हुई थी, इसके पब्लिशर कौन है, किस कहाँ से पब्लिश हुई है, किस ईयर में पब्लिश हुई है ना। ये सारी जो इन्फॉर्मेशंस होती है वो हमको किसके द्वारा पता चलती है, इम्प्रिंट के द्वारा पता चलती है।